अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अच्छा जी, चलो जी, स्लैप करो। ठीक है, कल तक हमने ये पढ़ लिया था। कल तक हमारी ओरिएंटेशन की क्लास हो गई थी और हमने अपना एक स्टैंडर्ड शुरू किया था जिसका नाम था IFRS 15। IFRS 15 का जो नेम है ना, वो है रेवेन्यू फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट विद कस्टमर्स। स्पेशली यहाँ पे वो रेवेन्यू डील किया जाएगा। यहाँ पे वो रेवेन्यू हम पढ़ेंगे, रेवेन्यू यानी सेल, ऐसी सेल हम पढ़ेंगे जो हमें कॉन्ट्रैक्ट से आ रही है। ठीक है, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट के वर्ड को, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसको हाईलाइट कर लेना कि हमने कस्टमर्स के साथ कोई भी कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है ना, उससे आने वाले रेवेन्यू को हम IFRS 15 के अंदर डील करेंगे। लेकिन इसको पढ़ने से पहले ना हम थोड़ी सी अपनी बेसिक नॉलेज को ना क्या करते हैं, टच कर लेते हैं, एक रिकॉल कर लेते हैं। वो ये है कि हमारी जो इनकम्स, या जिसको हम रेवेन्यू भी कहते हैं, वो दो सोर्सेज से आ सकती है हमारे पास। पहला सोर्स क्या हो सकता है, हमारा मेन कोर्स ऑफ बिजनेस से आ सकती है। मतलब कि हम, फॉर एग्जांपल, मैंने कल भी इसकी एग्जांपल दी थी कि हम लेदर प्रोडक्ट्स बना के बेचते हैं। हम लेदर प्रोडक्ट्स को बना के बेचते हैं, या फिर हम कोई मेडिसिन, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है, हम फार्मा इंडस्ट्री है। ठीक है, अगर तो हम लेदर प्रोडक्ट्स बना के बेचते हैं, तो लेदर प्रोडक्ट्स को बेचने से जो हमारे पास रेवेन्यू आता है, जो इनकम आती है, हम उसको कहेंगे कि हमारी मेन कोर्स ऑफ बिजनेस से आ रही है। मेन कोर्स ऑफ बिजनेस से आ रही है, या नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस से आ रही है इनकम, या ये हमारा ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस से हमारी इनकम आ रही है। अगर हम कंपनी है, फार्मास्यूटिकल कंपनी है, और हम दवाइयां बना के बेचते हैं, तो दवाइयां बना के बेचने से जितना भी हमारे पास रेवेन्यू आएगा, या जितनी भी इनकम आएगी, वो इनकम हमारी क्या कहलाएगी, मेन कोर्स ऑफ बिजनेस से आने वाली इनकम। ठीक है, तो इसके अलावा हमारी कुछ अदर इनकम भी होती है। मतलब ऐसी इनकम जो हमारी अदर देन मेन कोर्स ऑफ बिजनेस से आए। अदर देन मेन कोर्स ऑफ बिजनेस का मतलब क्या? मिसाल के तौर पर हम लेदर प्रोडक्ट्स ही बनाते हैं। ठीक है, हम कोई लेदर की अच्छी कंपनी है, तो हम जूते बना के बेचते हैं, बाटा। हम बाटा है, हम शूज बना के बेचते हैं। जब शूज बना के बेचने से और लेदर की जैकेट्स बना के बेचने से, बेल्ट्स बना के बेचने से जो पैसे आएंगे, वो हमारा क्या होगा, मेन कोर्स ऑफ बिजनेस है, और वो हमारा रेवेन्यू होगा। ठीक है, हमारा रेवेन्यू या हमारी इनकम होगा। लेकिन बाटा ने किसी और कंपनी के ना शेयर्स भी खरीदे हैं। बाटा ने एक कंपनी है, उसके शेयर्स को क्या किया हुआ, खरीदा है। जैसे मिसाल के तौर पर कंपनी बी के शेयर्स खरीदे हुए हैं। अब बाटा को ना यहाँ से डिविडेंड भी आएगा। ठीक है, तो ये जो डिविडेंड इनकम बाटा कमा रहा है, तो उसको वो कहाँ क्लासिफाई करेगा? क्या वो उसकी सेल या उसकी रेवेन्यू है? नहीं, ये इसकी क्या होगी, अदर इनकम। ठीक है, इसी तरीके से बाटा ने कोई डेट इंस्ट्रूमेंट खरीदे हुए हैं, कोई बॉन्ड्स वगैरह खरीदी हुई हैं, और उसमें से हमें इंटरेस्ट मिल रहा है, हमें सूद मिल रहा है, तो हमारी वो जो इंटरेस्ट इनकम होगी, वो हमारी क्या होगी, अदर इनकम होगी। तीसरी एग्जांपल, बाटा है, बाटा की फैक्ट्री है, उसके अंदर काफी सारी मशीनरी है। बाटा ने एक मशीन सोल्ड कर दी, एक मशीन को क्या कर दिया, सेल कर दिया। तो मशीन को सेल करने से हमारे पास 10,000 का गेन आ गया। ठीक है, तो बाटा का काम क्या है, उसका काम है जूते बना के बेचना, लेदर प्रोडक्ट्स बना के बेचना, शूज बना के बेचना। उससे आने वाला रेवेन्यू क्या कहलाएगा, हमारा इनकम या रेवेन्यू कहलाएगा, या हमारी सेल कहलाएगी, और उसको हम पीएनएल में सेल के तौर पे लेंगे। ठीक है, पीएनएल में जो सेल के तौर पे ले रहे होते हैं, वो हमारा मेन कोर्स ऑफ बिजनेस से आने वाला रेवेन्यू होता है। लेकिन ये जो गेन आया, बाटा का काम ये नहीं है कि वो मशीनों को बेच देगा। ये तो वन ऑफ इवेंट है। वन ऑफ इवेंट का मतलब कभी ऐसा होगा कि मशीन को हमें डिस्पोज ऑफ करना पड़ेगा, और उसके ऊपर हमें गेन आ जाएगा, तो उस गेन को हम कहाँ क्लासीफाई कर देंगे, इस सेल में क्लासीफाई नहीं करेंगे, हम नीचे जाके अदर इनकम के अंदर क्लासीफाई कर देंगे, क्योंकि हमारे पास गेन ऑन डिस्पोजल आया हुआ है।
ठीक है, यहाँ तक कोई चीज समझ ना आई हो? यहाँ तक किसी का कोई सवाल हो तो वो पूछ सकता है। अगर सवाल नहीं है तो ग्रुप में रिस्पॉन्ड कर दो जल्दी जल्दी, ताकि मैं आगे चलूँ। किसी का अगर कोई सवाल नहीं है तो जल्दी से ग्रुप में रिस्पॉन्ड कर दो, ताकि मैं आगे चलूँ। नहीं बोल रहा तो उसका मतलब यही है कि उसका कोई सवाल नहीं है, आप बस आगे स्टार्ट करें। तो मैंने आपको ग्रुप में रिस्पॉन्ड करने का कहा ना, तो आप लोगों के पास फोन नहीं पड़ा? आप ग्रुप में क्या ओके का मैसेज कर दो। हो सकता है किसी गरीब के पास मोबाइल ना हो। ठीक है, माइक ऑन करके बोल दिए, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। तो ये अदर इनकम आ गई हमारी। मतलब अगर के हम फॉर एग्जांपल हमने किसी कंपनी के शेयर्स खरीदे हुए हैं, तो वो उसके रेलिवेंट स्टैंडर्ड में डील होंगे। उसका रेलिवेंट स्टैंडर्ड IFRS 9। IFRS 9 बताएगा कि आपने ये जो गेन आया है शेयर्स के से, आपको डिविडेंड वगैरह मिल रहा है, इसको आपने कहाँ रखना है। ठीक है, ये जो आपने इंटरेस्ट इनकम कमाई है, IFRS 9 बताएगा ये आपने इसको किस तरीके से डील करना है। और अगर आपके पास कोई वन ऑफ गेन आया है डिस्पोजल के ऊपर, तो आपको IAS 16 प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट बताएगा कि इस गेन का आपने क्या करना है। बस सिंपल सी बात, आपने उसको सेल के अंदर नहीं लिखना, रेवेन्यू के अंदर क्लासीफाई नहीं करना। ठीक है, तो उसके बाद हम आ जाते हैं मेन कोर्स ऑफ बिजनेस। अब हम पढ़ रहे थे कि हमारा जो IFRS 15 है वो कहाँ पे अप्लाई होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम अपने आप से क्वेश्चन पूछेंगे कि जो हमारा मेन कोर्स ऑफ बिजनेस है, जो हमें रेवेन्यू आया है, उसके लिए क्या स्पेसिफिक स्टैंडर्ड कोई अवेलेबल है? मिसाल के तौर पर हम कोई लीजिंग कंपनी है, हम लोगों को रेंट पे गाड़ियां देते हैं। ठीक है, तो जब हम लोगों को रेंट पे गाड़ियां देते हैं, तो उससे जो हमें रेवेन्यू आता है, उसके लिए कोई अलग से स्टैंडर्ड हमारे पास मौजूद है? अगर तो जवाब आया यस, हमारे पास एक IFRS 16 नेम से स्टैंडर्ड है पड़ा, तो हम उसके रेवेन्यू को पहले IFRS 16 के तहत डील करेंगे। दूसरे नंबर पे हमको इंश्योरेंस कंपनी है, हम लोगों को इंश्योरेंस सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, और उससे हमें एक रेवेन्यू आता है, हमें इनकम आती है। तो वो उसके लिए हम स्टैंडर्ड से पूछेंगे कि हमारे पास स्पेसिफिक गाइडलाइन मौजूद है, हमारे पास कोई स्पेसिफिक स्टैंडर्ड गाइडेंस मौजूद है। तो जवाब आएगा यस, हमारे पास IFRS 17 मौजूद है। तो हम उसके रेवेन्यू को IFRS 17 की जो गाइडेंस है ना, उसके अंदर डील करेंगे, वो जो भी है। ठीक है, फिर हमने कोई इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज अपने पास हेल्ड की हुई है कि हम उससे रेंटल कमाएंगे या कैपिटल एप्रिसिएशन करेंगे उससे। ठीक है, तो उसको हम सबसे पहले डील करेंगे कि हमारा मेन कोर्स ऑफ बिजनेस क्या है। हम लीजिंग कंपनी है, हम कोई इंश्योरेंस कंपनी है, हम कोई इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज हमने अपने पास रखी हुई है, किस तो कि उसके लिए कोई रेलिवेंट स्टैंडर्ड मौजूद है, नहीं है मौजूद, तो वो सीधे का सीधा सारा कहाँ चला जाएगा? IFRS 15 में। लेकिन उसके लिए मजीद कुछ शर्तें होंगी, और वो शर्तें हम IFRS 15 जब स्टार्ट करेंगे तो हम उसको पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया? और किसी का कोई क्वेश्चन है यहाँ तक तो पूछ लो, नहीं तो फिर मैं IFRS 15 शुरू करने लगा ऑफिशियली। अच्छा, IFRS 15 को ना स्टार्ट करने से पहले ना, मैं कल भी इस चीज़ को रिपीट आउट करवा रहा था, एक जस्ट रिकॉल के तौर पे, अकाउंटिंग के थोड़ी सी। अगर हमने कोई किसी को सेल किया, फॉर एग्जांपल हमने कोई कैश सेल किया, ठीक है, तो हम क्या एंट्री कर देते थे? कैश डेबिट, और अपने पास एंट्री कर लेते थे सेल क्रेडिट। ठीक है, अगर वो बंदा अपने हमें पैसे नहीं दे के गया, तो हम अकाउंट रिसीवेबल डेबिट कर देते थे। ठीक है, अपने पास। और हम सेल को क्या कर देते थे? सेल या रेवेन्यू। ठीक है, अच्छा वर्ड यही होगा इस स्टैंडर्ड में, आप उसको रेवेन्यू लिखो। लेकिन एक्रूअल में हमने पढ़ा था कि अगर हमारा कोई कस्टमर हमें एडवांस में पैसे दे के चला जाए, अगर हमारा कस्टमर हमें एडवांस के अंदर पैसे दे के चला जाए, और हमने इसको डिलीवर करनी है सर्विसेज या कोई गुड्स हमने इसको डिलीवर करनी है फ्यूचर में, ठीक है, तो अब हम कैश तो डेबिट कर देंगे, लेकिन अब हम रेवेन्यू या सेल क्रेडिट नहीं कर सकते। वो हमारे ऊपर एक लाइबिलिटी है। ठीक है, हम उसको एक लाइबिलिटी के तौर पे रिकॉर्ड कर लेंगे।
लाइबिलिटी कौन सी? अनअर्न्ड लाइबिलिटी, यानी ये पैसे हमने अभी तक कमाए नहीं है, वो हमें दे गया। कमाएंगे कब? जब हम उसको कोई बेनिफिट्स प्रोवाइड कर देंगे, अगर हमें उसको कोई सर्विसेज देनी है फ्यूचर के अंदर, या अगर हम उसको फ्यूचर में हमने कोई प्रॉमिस किया कि गुड डिलीवर करना है, तो हम जब वो गुड डिलीवर कर देंगे तो हम ये पैसे कमा लेंगे, ये अर्न कर लेंगे। तो आज हम क्या एंट्री कर लेते थे? कैश डेबिट अनअर्न्ड लाइबिलिटी क्रेडिट। ठीक है, सिर्फ लाइबिलिटी भी याद हो आपको तो ये एक छोटा सा रिकॉल था। अच्छा, IFRS 15 स्टार्ट करने से पहले ना हम एक सवाल करेंगे। ये सवाल करवाने के बाद ना आप लोगों को समझ आ जाएगी बेसिक IFRS 15 की ना थीम क्या है। ठीक है, वरना अगर मैं ऐसे ही IFRS 15 की लॉजिक देने लग जाऊँ ना आप लोगों को, तो आपको बिल्कुल नहीं समझ आएगी कि मैं क्या कह रहा हूँ। ठीक है, ये एक 5 स्टेप मॉडल अप्रोच होती है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। लेकिन अभी आपने ना जितनी मैंने नॉलेज आपको दे दी है कि आपको पास सेल की एंट्री कैसे होती है, कैश सेल की, और आपने अगर कोई क्रेडिट सेल की हुई है, या आपके पास कस्टमर पहले पैसे दे गए, अगर आपको इतनी समझ आ गई है बात, तो हम इस क्वेश्चन के ऊपर मूव ऑन कर सकते हैं। यहाँ तक आपको बात समझ आ गई है? किसी को कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें, नहीं तो जल्दी से रिस्पॉन्ड कर दो ताकि मैं एक सवाल शुरू करूँ। ऑन आपका कोई क्वेश्चन है शिराज? ऑन शिराज, आपका कोई क्वेश्चन है? चलें फिर हम इसको स्टार्ट करते हैं। अच्छा, हम सबसे पहले ना सवाल पढ़ते हैं। वो कह रहा है XYZ कॉर्पोरेशन लिमिटेड एक कंपनी है, उसने एक सोल्ड किया मोटरसाइकिल विद अ फेयर वैल्यू ऑफ 5 लाख। हमने एक मोटरसाइकिल बेची है, हम XYZ कंपनी है। जो मोटरसाइकिल हमने बेची है ना, उसकी फेयर वैल्यू यानी उसकी मार्केट वैल्यू वो कितनी है? 5 लाख रुपए। और हमने उसके साथ ना उसको 3 मेंटेनेंस सर्विसेज देने का भी वादा किया। यानी एक बंदा हमारे पास आया, उसने हमें कहा कि ना मुझे एक मोटरसाइकिल चाहिए। हमने कहा ठीक है, हम आपको ना एक मोटर बाइक दे देते हैं। ठीक है, साथ हम आपको ना 3 ट्यूनिंग सर्विसेज भी दे देते हैं। तो अपने आप से पूछो, जो आप ये मोटर बाइक उसको दे रहे हो, आज जिस दिन आपने सेल की होगी, आज की डेट पे आप मोटरसाइकिल उसके हैंड ओवर कर दोगे। लेकिन ये 3 ट्यूनिंग सर्विसेज है ना, आप 1 साल गुजर जाने के बाद, एग्जाम्पल वो 1 साल के बाद जाके ट्यूनिंग सर्विसेज लेता है। 1 साल जब गुजर जाएगा तो यहाँ पे आप एक ट्यूनिंग सर्विस दोगे, फिर एक ट्यूनिंग सर्विस यहाँ पे दोगे, एक ट्यूनिंग सर्विस यहाँ पे दोगे। ठीक है, ट्यूनिंग सर्विस मतलब उसकी कोई नॉर्मल सी सर्विस हो सकती है, जैसे हमारी मोटर बाइक की सर्विस होती है। तो हमने जो मोटरसाइकिल दी है उसकी फेयर वैल्यू है 5 लाख रुपए, और जो हमने उसको ट्यूनिंग सर्विस दी है ना, हर एक सर्विस की जो फेयर वैल्यू है ना, वो कितनी है? 40,000 रुपये। मेंटेनेंस सर्विस, ये ट्यूनिंग सर्विस एक ही बात है। अच्छा, जो हमारी बाइक की कॉस्ट है ना, वो है 3,90,000। फेयर वैल्यू है 5 लाख, और उसकी जो कॉस्ट है वो कितनी है? 3,90,000। लेकिन हमने उससे जो टोटल में पैसे लिए ना, द टोटल चार्ज वास 5,70,400। हमने उससे जो पैसे लिए हैं ना, वो 5,70,400 लिए अप फ्रंट। मतलब वो आया, उसने आते साथ हमें 5,70,400 रुपये दे दिया, और हमसे एक मोटरसाइकिल ले गया, और प्लस हमारे से एक पर्ची ले गया जिसके ऊपर लिखा था कि हमने इसको हर साल एक एक ट्यूनिंग सर्विस देनी है 3 साल तक। ठीक है, द बाइक वॉज डिलीवर्ड इमीडिएटली, हमने बाइक उसको इमीडिएटली दे दी है। ठीक है, while the maintenance will be provided at the end of each year। जो हमने मेंटेनेंस सर्विसेज उसको देनी है ना, वो हमने साल के आखिर में देनी है, हर साल के आखिर में देनी है उसको। अच्छा, इसमें हमने सबसे पहले करना क्या? हमने ना अपनी परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन आइडेंटिफाई करनी है। परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन का मतलब क्या होता है? ठीक है, हमारी परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन क्या है? परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन का मतलब ये होता है हमने क्या प्रॉमिस किया उसको, फ्यूचर में क्या डिलीवर करने का प्रॉमिस किया। ठीक है, प्रॉमिस टू डिलीवर समथिंग, इसको कहेंगे कि हमारी परफॉर्मेंस। हम अपने पास लिखेंगे कि हमने एक बाइक डिलीवर करनी है। ठीक है, साथ में उसको क्या? मेंटेनेंस सर्विसेज देनी है। उस बंदे को हमने बाइक देनी है, साथ में हमने मेंटेनेंस सर्विसेज देनी है। ये दो परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है, दो प्रोमिस हैं जो हमने उसके साथ की हैं। हमने इनकी स्टैंड अलोन प्राइसेस लिखनी है। स्टैंड अलोन प्राइसेस का मतलब होता है कि आज अगर हम इनको बेचें, इनकी फेयर वैल्यू। ठीक है, स्टैंड अलोन, SAP का मतलब स्टैंड अलोन प्राइसेस या फेयर वैल्यू। मोटरसाइकिल अगर हम आज ही उसको देना तो कितने की देंगे? 5 लाख रुपए की। और जो हमने इसको ट्यूनिंग सर्विसेज दें आज, तो उस एक ट्यूनिंग सर्विस की फेयर वैल्यू कितनी है? 40। तो हमने उसको देनी कितनी है? 3।
तो हम 1,20,000, 40,000 इंटू 3 कितना बन जाएगा? 1,20,000। ये दो चीजें हमने आज के दिन में अगर उसको देते तो कितने की देते? 6,20,000। लेकिन अब फ्रंट पे वो कितने पैसे दे के गया? अब फ्रंट पे उस बंदे ने हमें कितने पैसे दिए? 5,70,400। मतलब हमने ये बाइक और ये 3 मेंटेनेंस सर्विसेज उसको कितने की दे दी है? 5,70,400 रुपये। ठीक है, तो हमने उसको डिस्काउंट दे दिया। तो डिस्काउंट कितना बने? ये बन जाएगा 49,600। ठीक है, यहाँ तक आपको थीम समझ आ गई है पूरे सवाल की, कि अगर हम उसको बाइक अभी सेल आउट करते ना तो हम 50,000 रुपए की देते। अगर हम उसको मेंटेनेंस सर्विसेज 3 अभी प्रोवाइड करते तो उनकी फेयर वैल्यू कितनी है? 1,20,000। 40,000 एक की और 3 की कितनी रहेगी? 1,20,000। ये 6,20,000 वाली चीज ना हमने उसको 5,70,000 की दे दी, तो यानी हमने उसको डिस्काउंट दे दिया कितना? 49,600 का। अब हमने ना इनकी निकालनी है ट्रांजेक्शन प्राइस। IFRS 15 जो हमारा स्टैंडर्ड कहता है ना कि अगर आपने फॉर एग्जाम्पल कोई चीज ऐसी है 6,20,000 की थी, वो आपने एक कस्टमर को दे दिया कितने की? 5,70,000 रुपए की। कितने की दे दी? 5,70,000 की। तो आप इसको तकसीम करो बाइक और मेंटेनेंस के अंदर। तकसीम कैसे करेंगे? हमने किसको तकसीम करना है? 5,70,000 को हमने तकसीम करना है दो परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन बाइक के अंदर और मेंटेनेंस सर्विसेज के अंदर। मतलब जिसको हमने तकसीम करना है उसको ऊपर रखेंगे, जिनके अंदर तकसीम करना है हमने बाइक और मेंटेनेंस सर्विसेज में डिवाइड करना है इस कॉस्ट को। तो हम इसका टोटल को क्या करेंगे? नीचे रखेंगे 6,20,000। ठीक है, और हमने बाइक में तकसीम करना है तो हम इसको 5 लाख से मल्टीप्लाई करवा देंगे। जब हमने इसको मेंटेनेंस सर्विसेज से मल्टीप्लाई तकसीम करना होगा मेंटेनेंस सर्विसेज में, तो हम इसको 1,20,000 से मल्टीप्लाई करवा देंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगी ट्रांजेक्शन प्राइस। ये हमारी आ गई ट्रांजेक्शन प्राइस। मतलब अगर हमने बाइक के लिए निकालनी है तो हमने ये दोनों चीजें कितने में दी हैं? 5,70,000। 5,70,000 को तकसीम कर दो इन दोनों में फेयर वैल्यू की बेसिस के ऊपर। तो जब हमने इसकी बेस के ऊपर इसको डिवाइड किया इन दोनों के अंदर तो इसकी वैल्यू आ गई 4,60,000 और इसकी वैल्यू आ गई 1,10,400। तो ये टोटल यही बनना चाहिए 5,70,400। ठीक है, यहाँ तक कोई चीज समझ ना आई हो तो पूछ लो। किसी का कोई सवाल हो यहाँ तक? अच्छा जी, सवाल आया कि हमें कैसे पता लगेगा कि ये डिस्काउंट ही है और भी तो कोई फैक्टर्स हो सकते हैं। तो अभी के लिए आप मान के चलो सिंपली कि कोई बंदा हमारे पास आता है इस वक्त और हमें आके कहता है मुझे एक मोटरसाइकिल चाहिए, तो मैं कहता हूँ उसको मोटरसाइकिल आपको 5 लाख की हम देंगे। और कोई बंदा आता और कहता कि मैंने 3 मोटरसाइकिल अपने साथ लेके आता और कहता है इन तीनों मोटरसाइकिल की मैंने एक एक मेंटेनेंस सर्विस करवानी है, तो हम उसे 1,20,000 ले देते। लेकिन एक बंदा आया, हमने उसको एक बाइक तो दे दी, साथ उसने कहा कि मैं आपसे फ्यूचर में ना 3 मेंटेनेंस सर्विस ले लूंगा, आप अभी मुझसे सारे पैसे ले लो। हमने कहा ठीक है, अगर आप अभी सारे पैसे दे दोगे तो 5,70,400 दे दो, तो इसका क्या मतलब है? हमने इसको डिस्काउंट दे दिया। इसके अलावा अदर फैक्टर क्या हो सकता है? जो भी अदर फैक्टर होगा तो हम उसको दे तो डिस्काउंट ही रहे हैं ना। ये ट्रांजैक्शन प्राइस को एलोकेट करना आ गया आपको? कि हमने सबसे पहले स्टैंड अलोन प्राइसेस लिख लेनी है कि अगर हम मार्केट में खरीदने जाएं बाइक अभी तो 5 लाख की मिलेगी मेंटेनेंस सर्विसेज, एक 30,000 की मिलेगी और तीन कितने की मिलेंगी? 1,20,000 की। ठीक है,
ये टोटल मिलेंगे हमें 6,20,000 की। लेकिन अगर हम एक कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं इस बंदे के साथ, तो वो बंदा हमें 5,70,400 रुपये की ये तीनों चीज़ें दे देगा। लेकिन हम ये 5,70,400 आज ही अप फ्रंट पे करेंगे, यानी आज के दिन खड़े होकर दे देंगे, और 3 सर्विसेज फ्यूचर में लेंगे। डिस्काउंट को काटो यहाँ से। डिस्काउंट की समझ नहीं आई शिराज को। मैं बात को इजी रखता हूँ। बाइक की आज मार्केट में कीमत है 5 लाख रुपया, मेंटेनेंस सर्विस की कीमत है, अगर एक मेंटेनेंस सर्विस करवाने आए कोई तो 30,000। और हमने वादा किया है कि हम 3 मेंटेनेंस सर्विसेज देंगे मुसलसल हर साल के एंड के ऊपर। तो उनकी जो फेयर वैल्यूज हैं हमने ये निकाल ली कि टोटल जो है ना, हमने 2 परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन थी कि हमने 2 वादे किए थे उसके साथ। पहला वादा कि हम उसको मोटरसाइकिल देंगे और 3 सर्विसेज देंगे। ये 2 वादों की फेयर वैल्यू आ गई, इसको हमने टोटल लिख लिया है यहाँ पे। अब ये जो हमने उसको दिया है 6,20,000 वाली चीज, हमने उसको 5,70,400 रुपए की दे दी है। ये हमारा, मैं नहीं बोल रहा, ये हमारे सवाल में बता रहा है वो कि आपने द टोटल चार्ज वाज 5,70,400। एक सर्विस की कॉस्ट मेंटेनेंस की 40,000 थी, बाइक की 5 लाख थी, लेकिन आपने उसे टोटल में 5,70,000 लिया है। ठीक है। तो हमारा स्टैंडर्ड कहता है कि आप पहले तो स्टैंड अलोन प्राइसेस को लिख लो, फिर जो आपकी ये जो प्राइस है जिसमें आपने गुड्स को डिलीवर किया है, इसको डिवाइड कर दो ट्रांजैक्शन प्राइस के अंदर। मतलब बाइक असल में आपने 5 लाख रुपए की नहीं बेची, असल में आपने 4,60,000 रुपए की बेची है। मेंटेनेंस सर्विसेज आपने असल में 1,20,000 की नहीं बेची, असल में आपने 1,10,400 रुपए की बेची है। तो मैंने सिंपली क्या किया है, मैंने कोई रॉकेट साइंस नहीं की, मैंने क्या किया है, ये 5,70,400 को मैंने इन दो में डिवाइड कर दिया, इन दो में डिवाइड कर दिया। मैंने कहा है कि यार मैंने ये 5 लाख रुपए की नहीं बेची, मैंने 4,60,000 की बेची है। कैसे किया डिवाइड? 5,70,000 को ऊपर रखा, जिसको डिवाइड करना है उसको ऊपर रखो, जिसकी बेसिस पे डिवाइड करे हुए, जिस में डिवाइड कर रहे हो, इन 2 परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन में डिवाइड कर रहा हूँ, तो इनके टोटल को नीचे रख दिया और 5 लाख से मल्टीप्लाई करवा दो, फिर 1,20,000 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आ जाएगा। हमने इन दोनों में डिवाइड करके कर दिया, ये हमारे पास आ गई ट्रांजेक्शन प्राइस। क्या मतलब? हमने एक चीज इतने की बेची, बाइक हमने इतने की बेची है असल में बाइक, और 1,10,400 रुपए की हमने मेंटेनेंस सर्विस बेची है। ये 3 मेंटेनेंस सर्विस है। यहाँ तक अब अगर कोई सवाल है तो पूछ लो। शिराज क्लियर हुआ आपको? खतीजा आपको क्लियर हुआ? ऑन आपकी तरफ से भी कोई रिस्पॉन्स नहीं आया अभी। यहाँ तक क्लियर है तो फिर मैं आगे चलता हूँ। खतीजा आपको समझ आ गई? जी सर। समझ आ गया तो जल्दी से रिस्पॉन्ड कर दो। ये हैंड फ्री का ना माइक खराब है। ठीक हो गया। अच्छा, ये हमारा पहला स्टेप हुआ करेगा कि हमने स्टैंड अलोन प्राइसेस लिख लेनी है। सबसे पहले परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन आइडेंटिफाई कर लो, कितनी चीजें तुम दे रहे हो, कितनी चीजें देने का वादा किया। एक बाइक देनी है और एक मेंटेनेंस सर्विस देनी है, ठीक है। उसके बाद तुमने उसकी स्टैंड अलोन प्राइसेस या फेयर वैल्यू लिख लेनी है। फेयर वैल्यू भी कह सकते हो इसको, तुम मार्केट वैल्यू भी कह सकते हो। आज के दिन पे खड़े होकर अगर ये मोटरसाइकिल खरीदता तो 5 लाख की खरीदता, मेंटेनेंस सर्विस खरीदता तो 1,30,000 की, उसने 3 खरीदी है तो 1,20,000, टोटल में उसको 6,20,000 पे करना था, लेकिन हमने उससे कितना लिया? 5,70,400। अब स्टैंडर्ड कहता है इसको डिवाइड करो आप इनके अंदर ऑन द बेसिस ऑफ देयर फेयर वैल्यू। हमने फेयर वैल्यू की बेसिस पे डिवाइड कर दिया। 5,70,000 जो हमने पे किए हैं, हमने 5,70,000 को डिवाइड किया 6,20,000 से, मल्टीप्लाई कर दिया 5 लाख से। फिर 5,70,400 को डिवाइड किया 6,20,000 से, मल्टीप्लाई कर दिया 1,20,000 से, तो ये इनकी प्राइसेस आ गई। ये दोनों आपस में बराबर होने चाहिए, ठीक है। इसी को हमने डिवाइड किया ना, तो ये तो आ गया हमारे पास। अब हम क्या करेंगे? हम हम इधर आएंगे। अब हम अपने पास ना एंट्री करेंगे, ईयर 0 पे खड़े हो गए। हम ईयर 0 पे खड़े होकर ना एंट्री करेंगे कि हमारे पास ना जो कैश आया ना, कैश कैश तो वो बंदा में 5,70,400 दे के गया, 5,70,400, ठीक है। और हम रेवेन्यू या सेल्स को क्रेडिट कर देंगे। आज हमने उसको सेल कर दिया, बाइक हमने उसको दे दी है, ठीक है। बाइक जब हमने उसको दे दिया है तो बाइक का रेवेन्यू 4,60,000 है। हमने 5 लाख नहीं कमाया, इसलिए हमने इसको ट्रांजैक्शन प्राइस में तोड़ा ताकि हम अपनी एंट्री कर सकें वाकईतन हमने कितने में ये चीज बेची है। हमने 4,60,000 में बेची है। दूसरा, सेल्स रेवेन्यू किसका है?
मेंटेनेंस सर्विसेज का। लेकिन जब मैं ये बुक करने पर लगूंगा ना, तो मुझे अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको एक कंसेप्ट पढ़ाया था कि आपको अगर कोई एडवांस में पैसे देके चला जाए और उसने सर्विसेज आपसे फ्यूचर में लेनी है, तो आप उसका सेल रेवेन्यू बुक नहीं कर सकते, आप उसको एक लाइबिलिटी के तौर पे शो करोगे। ठीक है, आप यहाँ पे लाइबिलिटी दिखा दोगे कि भाई मैंने अभी तो ट्यूनिंग सर्विसेज दी नहीं है, तो मैं उसको उसका रेवेन्यू बुक ही नहीं कर सकता। तो मैं एंट्री कर दूंगा कॉन्ट्रैक्ट लाइबिलिटी, मतलब ये कॉन्ट्रैक्ट जो मैंने किया इसकी वजह से एक लाइबिलिटी अराइज हुई है, वो कितनी है, 1,10,400। ये आ गई हमारी एंट्री। ठीक है, मतलब जिस दिन हमारी डील हुई है उस दिन वो मुझे पैसे देके गया 5,70,400, मैंने एंट्री कर दी कैश डेबिट। फिर मैंने बाइक तो अभी के अभी उसको डिलीवर कर दी है, बाइक डिलीवर करी है तो मैंने उसका रेवेन्यू बुक कर लिया बाइक का। ठीक है, उसके बाद जो हमने मेंटेनेंस सर्विसेज हर साल के एंड पे प्रोवाइड करनी है, अभी हमने प्रोवाइड नहीं की, तो उसको हमने एक कॉन्ट्रैक्ट लाइबिलिटी बना ली अपने पास। जैसे जैसे हम उस लाइबिलिटी, जैसे जैसे वक्त गुजरेगा और हम मेंटेनेंस सर्विसेज प्रोवाइड करते रहेंगे, तो हम उसको क्या बना लेंगे, रेवेन्यू। अच्छा जी, ये जो 1,10,400 थी, ये 3 मेंटेनेंस सर्विसेज का टोटल था। अगर हम एक मेंटेनेंस सर्विसेज की निकालने के, एक मेंटेनेंस सर्विस हमने कितने की दी है, तो वो बनेगी हमारी 1,10,400 को अगर हम डिवाइड कर दें 3 से, तो ये बनेगी तकरीबन 36,800। यानी जो हमने 40,000 की फेयर वैल्यू वाली जो मेंटेनेंस सर्विस थी, वो हमने 36,800 में दी है। अच्छा, अब साल गुजरता गया, एक साल गुजर गया, ईयर वन के एंड पे आ गए हम। ठीक है, जैसे हम ईयर वन के एंड पे आए हैं, तो सबसे पहले तो यहाँ पे एक और एंट्री होनी थी। आपने जो सेल की है, सेल के लिए आप कॉस्ट ऑफ सेल की एंट्री करोगे, कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट, और आप यहाँ से कर दोगे बाइक की इन्वेंट्री क्या, क्रेडिट। जहाँ सेल करते हो वहाँ कॉस्ट ऑफ सेल की भी एंट्री करते हो ना, तो कॉस्ट ऑफ सेल की एंट्री तो हमेशा कॉस्ट से करोगे। तो बाइक की कॉस्ट कितनी दी हुई थी हमारे पास, 3,90,000, हम यहाँ पे एंट्री कर देंगे 3,90,000, 3,90,000। ठीक है, ईयर जीरो पे खड़े होकर हमने दो एंट्रियां कर दी, कैश आया उसकी एंट्री कर दी, बाइक हमने उसको डिलीवर कर दिया, उसका रेवेन्यू बुक कर लिया, कॉन्ट्रैक्ट सर्विसेज हमने अभी, मेंटेनेंस सर्विसेज हमने उसको देनी है, तो उसकी लाइबिलिटी बना दी। अब सेल किया तो सेल के बाद कॉस्ट ऑफ सेल की एंट्री करेंगे, कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट और इन्वेंट्री क्रेडिट। ठीक है, अब हमारे पास एक साल गुजर जाएगा। अब वो बंदा आया कि भैया मैंने आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया था, आपने मुझे कहा था कि मैं मेंटेनेंस सर्विसेज दूंगा, तो अब मैं आ गया हूँ वो मेंटेनेंस सर्विसेज लेने। तो वो 1,10,400, 3 मेंटेनेंस सर्विसेज थी उसमें, एक हमने कितने की दी थी, मैंने ऊपर भी निकाली 36,800 की। तो मैं कहूंगा कि जो मैंने लाइबिलिटी अपनी किताबों में बनाई हुई है, क्या ये पूरी जिंदगी किताबों में नजर आती रहेगी, नहीं। इस कॉन्ट्रैक्ट लाइबिलिटी को खत्म करो एक साल के एंड पे, इस कॉन्ट्रैक्ट लाइबिलिटी को क्या करो, खत्म करो, कितने से, 36,000। इस कॉन्ट्रैक्ट लाइबिलिटी को हमने खत्म किया 36,800 से, और हमने रेवेन्यू बुक कर लिया, ये सेल बुक कर ली किसकी, मेंटेनेंस सर्विसेज की, 36,800 से हमने अपने पास ही एंट्री कर ली। अब जैसे ही हमने रेवेन्यू बुक किया, तो हमने इसके साथ किस चीज की एंट्री कर देनी है, कॉस्ट ऑफ सेल्स की। और जाके देखेंगे कि हमें इसकी कॉस्ट कितनी पड़ती है। अच्छा जी, किधर गया, इसमें हमारे पास कॉस्ट नहीं दी हुई एक मेंटेनेंस सर्विसेज की, तो हम एज्यूम कर लेते हैं, या हम यहाँ पे इसकी एंट्री करते ही नहीं। ठीक है, अगर आपके पास ऊपर कॉस्ट दी होती कि एक मेंटेनेंस सर्विस की कॉस्ट इतनी है, तो आप एंट्री क्या करते, कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट, और आप पेएबल टू एम्प्लॉय, जो आप जिस बंदे से आपने सर्विस करवाई है, ये कैश क्रेडिट कर देते हैं, सिंपल, बात को आसान रखते हैं। क्योंकि यहाँ पे आपके पास से कोई इन्वेंट्री क्रेडिट नहीं होगी, जैसे आपने वहां ऊपर कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट और इन्वेंट्री क्रेडिट की थी, क्योंकि आपके पास बाइक गई थी। ठीक है, यहाँ तक कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लो। किसी का कोई क्वेश्चन है तो अपना माइक ऑन करके वो पूछ सकता है। अच्छा, इसी तरीके से ईयर टू आएगा जब हमारा, ठीक है, तो ईयर टू में भी यही होगा कि हमारी एक, हमने फिर उसको एक मेंटेनेंस सर्विस प्रोवाइड की होगी, तो हम क्या करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट लाइबिलिटी को डेबिट कर देंगे। कॉन्ट्रैक्ट लाइबिलिटी हमारी किताबों से 36,800 से खत्म हो जाए।
और उसको हम उसका रेवेन्यू बुक कर लेंगे कि हमने 2 सर्विसेज प्रोवाइड कर दिए हैं, तो हमने 2 सर्विसेज का रेवेन्यू बुक कर लिया। देखो, एक का बुक कर लिया था, यहाँ पे दूसरे का भी बुक कर लिया। इसी तरीके से जब ईयर 3 आएगा तो हम उसको सिंपली तीसरी भी कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी को डेबिट करके एक बार फिर से 36,800 से, और यहाँ पे हम रेवेन्यू को क्या कर देंगे, 36,800 से क्रेडिट। अच्छा, अब यहाँ से हमें पता क्या चला, यहाँ से हमें पता ये चला कि जब भी हमारे पास कोई ऐसा सवाल आएगा जिसमें हमने कोई कॉन्टैक्ट किया हुआ कस्टमर के साथ, और हमने उसको कोई परफॉर्मेंस, अपने सबसे पहले हमें क्या करना है, परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन को आइडेंटिफाई करना है कि हमने कितनी चीजें उसको डिलीवर करने का प्रॉमिस किया हुआ है। एक, हमने उसको बाइक देनी है, हमने एक उसको मेंटेनेंस सर्विसेज प्रोवाइड करनी है, ठीक है, और भी कोई चीज़ अगर हमने साथ प्रोवाइड करनी है, हम उनकी स्टैंड अलोन प्राइसेस या फेयर वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। उसके बाद हम उसको हमने उसको कितने का बेचा, अप फ्रंट आज ही वो पैसे दे के गया है, ठीक है, हमने तो वो कितने में बेचा उसको। फिर हम उसकी ट्रांजैक्शन प्राइस निकालेंगे। ट्रांजैक्शन प्राइस कैसे निकालेंगे कि इसको हम एलोकेट कर देंगे इन दो के अंदर। कैसे एलोकेट करना है, इसको ऊपर रखना है, डिवाइड कर देना है इन दोनों के टोटल से, मल्टीप्लाई कर देना इनके रेलिवेंट से, तो आपका जवाब आ जाएगा। जिसको तकसीम करना है, सीधा सा फार्मूला हमेशा काम आएगा, उसको याद कर लो। जिसको आपने तकसीम करना है ना, उसको ऊपर रखा करो, और जिन चीज़ों के अंदर तकसीम कर रहे हो उनके टोटल को नीचे रखा करो, और उनके रेलिवेंट से मल्टीप्लाई करवा दिया करो, आपकी वैल्यू चेंज डिवाइड हो जाएगी। ये आपने उसमें कॉस्ट में भी पढ़ा होगा, ये तो सिंपल सा रूल है, ठीक है। उसके बाद जब आपने ये कर दिया, ट्रांजेक्शन प्राइस आपकी निकल आई, तो आपने क्या करना है, एंट्री करनी है डे फर्स्ट पे खड़े होकर कि हमारे पास इतना कैश है। फिर जो चीज़ हमने डिलीवर कर दी है उसका हमने रेवेन्यू बुक कर लेना। बाइक हमने डिलीवर कर दी, उसका रेवेन्यू बुक कर लिया। जो चीज़ हमने अभी 3 सालों में डिलीवर करनी है उसको लाइबिलिटी बना लो। जैसे जैसे वक्त गुजरता जाए तो उस लाइबिलिटी को रेवेन्यू बनाते जाना, अपना सेल्स बनाते जाना, अपनी इनकम बनाते जाना। हमने एंट्री क्या कर देनी है, यहाँ पे हमने रेवेन्यू बुक किया था, साथ ही हम एंट्री क्या कर देंगे, कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट इन्वेंट्री क्रेडिट। सेल बुक किया तो कॉस्ट ऑफ सेल भी बुक कर लो, कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट इन्वेंट्री क्रेडिट। इन्वेंट्री यहाँ बाइक क्रेडिट, ठीक है। उसके बाद हमने पहली मेंटेनेंस सर्विस दी, हमने कहा कि 1,10,403 का है, हमने एक का निकाल लिया, तो कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी डेबिट, रेवेन्यू क्रेडिट एंड सो ऑन। फिर उसकी भी हमने कॉस्ट ऑफ सेल बुक की, और करते 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 ये सब कुछ, ठीक है। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है, नहीं तो फिर मैं बात को अब आगे लेके जाना है। किसी का कोई क्वेश्चन नहीं? क्या बात है, सब कुछ समझ आ गया आप लोगों को तो। अच्छा, अगर फॉर एग्जांपल हमें कहता कि हम बताओ जी तुम्हारी बैलेंस शीट में क्या जाना चाहिए। हम ये ईयर 0 को आप कह लो, फॉर एग्जांपल आपने जो सेल किया है वो 1 जनवरी 2001 पे सेल किया, ठीक है। वो आपसे पूछता कि 1 जनवरी 2001 का जो साल है, 31 दिसंबर 2000, यहाँ पे 31 दिसंबर कर लो, आप उसकी 31 दिसंबर की बैलेंस शीट बना रहे हो, तो आपको कहेगा कि 31 दिसंबर पे बताओ आपकी बैलेंस शीट में क्या जाता। तो हम कहेंगे कि हमारे पास एक लाइबिलिटी आ रही है, बैलेंस शीट में क्या जाते हैं, एसेट लाइबिलिटी और हमारी इक्विटीज। तो हम कहेंगे हमारी एक कॉन्ट्रैक्ट लाइबिलिटी आ रही है। तो किस अमाउंट पे जाती, एक साल पूरा गुजर गया, तो एक पोर्शन जो लाइबिलिटी का है वो तो हमारा रिकॉग्नाइज हो गया ना, वो तो रेवेन्यू में तब्दील हो गया, 36,800। तो हम कहते हैं कि हमारी लाइबिलिटी जो हमने बुक की थी वो कितनी, 1,10,400 पे बुक की थी, लेकिन इसमें से 36,800 तो हम रेवेन्यू में पहले लेके जा चुके हैं। ये देखो, कॉन्ट्रैक्ट लाइबिलिटी डेबिट हो चुकी है पहले साल के एंड तक। तो अभी तक हमारी किताबों में कि जितनी भी फिगर आएगी, कितनी आएगी, फिर मैं कैलकुलेट कर देता हूँ, 73,600, ठीक है। हमारी किताबों में ये नॉन करंट लाइबिलिटीज में नजर आ रही होगी। नॉन करंट लाइबिलिटीज में क्यों, क्योंकि अगले 2 साल में भी ये होनी है, एक साल के अंदर अंदर नहीं, 2 साल के अंदर होनी, ठीक है। फिर अगर हमसे वो पीएनएल के एक्सट्रैक्ट मांग रहा होता कि बताओ तुम्हारे पीएनएल के अंदर क्या चीज आएगी, तो हम क्या दिखा देते, मैं 31 दिसंबर 2001 की बात कर रहा हूँ, ठीक है। हम सेल्स या रेवेन्यू दिखा देते कि हमारी 31 दिसंबर 2000 में हमारी जो सेल कितनी है, 4,60,000। ये तो सेल किसकी है, जो हमने बाइक सेल आउट की है। उसके अलावा जो हमने मेंटेनेंस सर्विस दी है, मेंटेनेंस सर्विस का 36,800, तो ये हमारे पास टोटल क्या आ जाती है, हमारी सेल। इसमें से हम कॉस्ट ऑफ सेल माइनस कर देते हैं। कॉस्ट ऑफ सेल कितनी है बाइक की, 3,90,000,
ठीक है। अगर कोई हमारे पास कॉस्ट दी होती मेंटेनेंस की, कि मेंटेनेंस की कॉस्ट इतनी है, तो वो भी हम यहाँ पे क्या कर देते, माइनस। इन दोनों को माइनस करने के बाद हमारे पास यहाँ ग्रॉस प्रॉफिट आ जाता, तो ये हमारे P&L के एक्सट्रैक्ट बन जाते सिंपली, जो भी जवाब आता। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया। वो आपसे ये चीजें कभी भी नहीं पूछेगा, ये चीजें आपको खुद दिमाग में आनी चाहिए। ठीक है, ये सारा पोर्शन जो मैंने आपको करवाया ना, ये सारी चीजें आपको आएंगी तो आप बैलेंस शीट और P&L के एक्सट्रैक्ट बता सकोगे। तो वो आपसे सिंपली पूछेगा कि बताओ 31 दिसंबर 2001 के एंड पे आपकी बैलेंस शीट में क्या आना चाहिए या आपके P&L में क्या आना चाहिए। तो बैलेंस शीट में हमारे एसेट और लाइबिलिटीज आते हैं। तो अब हमने देखना है, हमारे पास एक कॉन्ट्रैक्ट लाइबिलिटी, कॉन्ट्रैक्ट की वजह से आने वाली एक लाइबिलिटी आएगी। तो हमने 1 साल गुजरने के बाद इतनी लाइबिलिटी तो रिकॉग्नाइज हो चुकी है, इतनी तो रेवेन्यू बन चुकी है, ये टोटल लाइबिलिटी थी। तो 31 दिसंबर के एंड पे इतनी एक हमारी कॉन्ट्रैक्ट लाइबिलिटी नजर आ रही किताबों के। ठीक है, ये बात समझ आ गई। चलो गुड, अब हम आगे चलते हैं। ये जब मैंने सारी कहानी लिखी है, मैं अब आपको ना इसको स्टैंडर्ड से पढ़ाता हूँ। फोन, आपको मेरी बात समझ आ गई यहाँ तक? आपका कोई जवाब नहीं आया तब से लेके, कोई चीज समझ ना आई हो? चलिए, फोन उठा लिया उनने भी। चलो भाई, हमारे साथ चलो, आपको हिजरत करवाएं। ये हमने इसको हिजरत करवा दी। अच्छा जी, IFRS 15 में ना हमारा 5 स्टेप मॉडल होता है रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज करने का। मतलब हमने जो रेवेन्यू है उसको बुक करने के लिए 5 स्टेप मॉडल की अप्रोच लेके चलनी होती है। 5 स्टेप जब पूरे हो जाएंगे तो फिर हम रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज करेंगे, इन 5 स्टेप से गुजर के। पहला स्टेप क्या था कि आइडेंटिफाई करो कॉन्ट्रैक्ट, कि भाई कॉन्ट्रैक्ट एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता। जो तुमने कस्टमर को अभी बाइक प्रोवाइड की थी, साथ 3 ट्यूनिंग सर्विस प्रोवाइड की थी, तो तुम दोनों के दरमियान कॉन्ट्रैक्ट था जी, हमारे दरमियान कॉन्ट्रैक्ट था। तुम्हें कैसे पता लगेगा भाई कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट कैसे पता लगा करेगा कॉन्ट्रैक्ट है, या कॉन्ट्रैक्ट रिटर्न होगा। मतलब तुमने उसको इनवाइस बना के दी, उस इनवाइस के ऊपर लिखा होगा कि मैंने इसको हर साल 3 साल तक ट्यूनिंग सर्विस प्रोवाइड करनी है। ठीक है, या कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा, ओरल, तुम उसको बोल के बता दोगे। ठीक है, अब तुमसे मुराद तुम कोई गली मोहल्ले के एक लोकल शॉप वाले नहीं हो कि तुम्हारी जुबान की इतनी अहमियत होगी, तुम होंडा वाले हो। ठीक है, और होंडा वालों का एक नाम है कि जब भी वो मोटरसाइकिल सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं तो वो क्या कह देंगे, होंडा के ओनरशिप में जहाँ वो बंदा है दुकान का, उसने कह दिया है, उसने मुंह से बोल के कह दिया कि भाई हम दोनों के दरमियान कॉन्ट्रैक्ट हो गया।